I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. You know, all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. जी व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये क्लिप देख रहे थे और ये 10 साला फ़लस्तीनी बच्ची का है और हमने इस पे सब टाइटलिंग भी आपने देखी और उसमें यही कह रही है कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, 10 साल क्यों, मेरी बहुत सी ख्वाहिशात हैं और ये इसलिए हो रहा है, मेरी फैमिली बताती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये हमसे नफ़रत करते हैं इसराइली। और ये सम अप करती है सारी सूरत हाल, ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप जो वायरल हुई है। और आपके इल्म है 27वीं रमज़ान मुबारक को इसराइली काबिज़ फ़ौजों ने क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया और जो उनकी हमला निहत्ते नमाजियों पर किया गया और उसके बाद इस दायरा कार को बढ़ाते बढ़ाते आज 7वां-8वां दिन हो गया है। गज़ा पे वो उन्होंने उनकी यलगार जारी है और इस गोलाबारी और इस सफाकाना कार्रवाइयों से अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसमें 58 बच्चे और 34 ख़वातीन शामिल हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से गहरी तशवीश पाई जाती है, सियासी सतह पर, सफारती सतह पर और अवामी सतह पर। और इसी वजह से आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें मामूल की कार्रवाई को सस्पेंड करके डेडिकेट किया गया कौमी असम्बली का इजलास, जो फ़लस्तीन में इस वक्त मजालिम ढाए जा रहे हैं इसराइली काबिज़ फ़ौजों की जानिब से, जो उनका जुल्म व बर्बरियत की वो दास्तान रकम कर रहे हैं। उस हवाले से अक्रॉस द बोर्ड एक यगानगत पाई गई ख्यालात में और एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया पूरी दुनिया को, और जो पाकिस्तान का कि 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा ऐवान है उनकी जानिब से कि एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया कि फ़लस्तीन पे जो जुल्म किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सियासी जमातें फ़लस्तीनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुतालबा किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कि ये जो इस वक्त जंग जारी है, एक तरफ असले से लेस इजराइल है और एक तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी है, इसकी जंगबंदी के लिए फिल फौर इकदाम उठाए जाएँ। और साथ में आज चूँकि तकरीर हुई, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि 21 मई बरोज़ जुम्मा इसको फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे यौम फ़लस्तीन के तौर पे मनाया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में। अपोजिशन की जानिब से लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने भी कहा था कि इस दिन को मनाना चाहिए, जुम्मा हमारा बहुत बाबरकत दिन है यौम कुद्स के तौर पर। और साथ में ये भी आवाज़ें सामने आई कौमी असम्बली के ऐवान से कि मुस्लिम उम्मा को कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और पाकिस्तान इस पर हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। हमें बताया गया है कि आज रात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब टर्की जा रहे हैं और टर्की से टर्की, पाकिस्तान, सूडान और फ़लस्तीन के सुफरा न्यूयॉर्क जाएंगे। UN जनरल असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और ये खबर भी है कि 20 मई को इजलास भी तलब किया गया, क्योंकि आपके मैं ये बताता चलूं कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सबसे ज़्यादा करारदाद फ़लस्तीन की मौजूद है, ये इजलास बुलाया किया और आज वज़ीर ख़ारजा साहब बता रहे थे कि उसमें बहुत सी चीज़ों पर मामला तय हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने शूमी किस्मत इसको वीटो कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जब इजलास बुलाया जाता है उस पर कोई वीटो नहीं कर सकता। हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर इस पर बहस होगी और बहस बामानी होगी, सिर्फ मजम्मत की हद तक महदूद काम नहीं होगा और अमली एक्शन लिया जाएगा और इसराइल को बास रखा जाएगा कि वो जो उन्होंने क़यामत बर्पा की हुई है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे से अब तक जो जारी है, इसको वो हॉस्टिलिटीज़ को रोके और जो 2 स्टेट
थ्योरी है जो जिसको हम सपोर्ट करते हैं उस पे अमली जामा पहनाने के लिए अमली इकदाम उठाए। इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले सीजन में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया अंदलीब अब्बास साहब बने स्काइप पे। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए उमूर खारज हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें रजा रूमी साहब यूएस से ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त यूएस पे स्काइप पर मौजूद है। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। अंदलीब अब्बास साहबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बताइएगा, आज कौमी असम्बली में हमने एक अच्छा माहौल देखा, अपोजिशन की तकरीर हुई, हुकूमती बेंचों से तकरीर, अभी कुछ मिनट पहले ही इजलास खत्म हुआ और कल फिर दोबारा इजलास जो है वो शुरू होगा। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज किया है, आप समझती हैं इसका वजन होगा? और ये जो अवामी उमंगों का इजहार किया गया है दुनिया में और मुस्लिम उम्मा में, इसको सुना जाएगा? अंदलीब अब्बास साहिबा। जी शुक्रिया अनवार। इसमें मेरा ख्याल है ये जो फ़लस्तीन का मामला है उसके अंदर तो आप क्या पार्टीबाजी करनी है और आपने क्या जी करना है, ये तो एक इंसानी जिसको कहते हैं ट्रेजिडी है। और इसमें इंसान ही शामिल है जो इस ट्रेजिडी को बढ़ने देते हैं या इस ट्रेजिडी को क्रिएट करते हैं और फिर हम सब बेबसी से उसको देखते रहते हैं। तो इसमें जो इस दफ़ा इन्होंने इस कदर शदीद इसराइल ने, जिसको कहते हैं ना बेलाग किस्म की, जिसको कहते हैं बेरहमाना, अनस्टॉपेबल और बेरहमाना और बेहिस किस्म की अंधाधुंध जो वो बमबारी कर रहे हैं और टारगेट कर करके बच्चों को और बिल्डिंग्स को और जिसको कहते हैं लोगों को, वो इस दलेरी से और इस बगैर डरे हुए किसी चीज से कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे हिस्ट्री है। ये आपको पता होगा कि हमेशा ये होता है, हम सारे बड़े परेशान होते हैं, करारदादें भी पास होती हैं, लेकिन ये जाके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ फंस जाती हैं जी, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये जो ताकतें हैं, मगरबी ताकतें, स्पेशली अमेरिका, इनकी पावर बहुत है। और आपने कल भी देखा होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसके अंदर वीटो कर दिया अमेरिका ने। जी तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी अपनी मुस्लिम उम्मा है उसको बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को एक ताकत और आवाज़, यक आवाज़ होके बोले। और उसमें भी इंटरेस्ट जो है वो डिवाइडेड हैं। आपको पता है रिसेंटली कुछ मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम भी किया है और मार्केट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके जो इसराइली इंटरेस्ट हैं मीडिया में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, उसकी वजह से अमेरिका उस पर बहुत डिपेंडेंट है। और अमेरिका अगर डिपेंडेंट होता है तो जो अमेरिकन अलाइंड कंट्रीज होती हैं, जो चाहे इस्लामिक हो चाहे नॉन इस्लामिक हो, वो ज़रूर हेसिटेंट होती हैं एक आउटराइट स्टांस लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता ही है, ही इज ऑलवेज सेड वेरी क्लियरली कि जो कायदे आज़म का एक विजन है कि जी जब तक के सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट नहीं मिल जाती, हमने जिसको कहते हैं फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहना है। ठीक। अब इसमें हमारे पास चॉइसेस क्या है? हमारे पास चॉइसेस ये है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें और उनको स्ट्रॉन्ग करके उनकी आवाज़ बुलंद करें। उसी सिलसिले में आपने आज जो तकरीर देखी होगी फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि वी टॉक टू नियरली एवरी कंट्री और सब मुत्तफिक है। एक इजलास भी हो गया OIC का, उसमें ये फैसला किया गया कि जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो डायरेक्टली अप्रोच करेगी अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस को, ताकि हम आवाज होके जाके वहाँ उनके दहाने उनको बताएं कि जी दिस इज नॉट समथिंग कि आप हमेशा की तरह एक बिनाइन सी करारदाद दे के सीज फायर कह के गुजर जाए, बिकॉज ये रिकरिंग प्रॉब्लम है और इसमें बच्चे शामिल हैं, खवातीन शामिल हैं, इसमें इंसानी जानें शामिल हैं, इसमें माली नुकसान शामिल है, इसमें एक वॉर का खतरा है, इसमें पूरे मुल्क की सलामती, खत्ते की सलामती का खतरा है। तो उस सिलसिले में एक छोटी मीटिंग जो है वो टर्की में वज़ीर खारजा कर रहे हैं आज रात को, जिसमें चंद ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर बात करने में, और फिर एक लार्जर मीटिंग जो होगी वो जाएगी उधर। तो ठीक है, मैं जरा लौट के आता हूँ। ये आपने स्टेप्स बताए, मैं रजा रूमी का भी नुक्ता नज़र इसमें शामिल करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। रजा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो बात की और आज बात असम्बली में भी हुई थी
कि जो बिल्डिंग इन्होंने गिराई उसमें अल जजीरा का दफ्तर था और भी एपी जो बहुत मशहूर एसोसिएटेड प्रेस है उनका ब्यूरो ऑफिस था, और उनको 1 घंटे का नोटिस दिया गया, 10 मिनट की काब की गुंजाइश देते वो नहीं दी गई और फिर उसको तबाह कर दिया गया। मगरबी मीडिया स्पेशली यूएस मीडिया साइलेंट है, और हम देख रहे हैं अगर वो बात भी कर रहे हैं तो क्या कंपैरिजन करते हैं कि जी कुछ इजरायली जो है उनका अगर कत्ल हुआ है और उनको वो 200 से ज्यादा जो फलस्तीनी उनकी शहादत, फिर इस बच्ची का क्लिप वायरल हुआ हुआ है। मीडिया की ये जो डुप्लिसिटी है ये तो समझ में आती है, ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सेंस वहां पाया जाता है? हमने देखा हुकूमतें तो शायद मगरबी खामोश हैं जैसे आज वजीरा खारजा कह रहे थे, या कुछ इसराइल से साइड कर रही है, लेकिन अवामी रद्दमल तो वहां पर भी आ रहा है। आपकी क्या राय है इस पर रज़ा रूमी साहब? जी शुक्रिया अनवार साहब, बिल्कुल आपने सही इशारे की कि मगरबी मीडिया रवायती तौर पर को इसराइल कहा है और है, और लेकिन बहुत इस बार तब्दीली देखने में आई है, और वो ये है कि सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं, आम बड़े लोग मुजाहरे कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी पहले बात थोड़ा करीब से बोलिएगा, रवायती आपकी आवाज मुझे जरा कट कट कर रही है। रजा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा काइंडली, अगर आप जरा थोड़ा सा करीब हो जाए अपने लैपटॉप जी, से। जी मैं प्लीज। कह रहा हूँ कि रवायती मीडिया जो है उसका भी पोल खुल चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को मुतबादिल मालूमात मिल रही हैं और वो पहले की तरह खामोशी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिकी हुकूमत जो है उसका बहुत ही प्रो इसराइल स्टैंड ली हुई है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब तक कांग्रेस में बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसका न सिर्फ नोटिस देना चाहिए बल्कि इसराइल की जो इमदाद है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसको नजरसानी करनी चाहिए। तो उस तरह से अवामी सतह की तो काफी गहरी दिखने में आ रही है। लेकिन ये जैसे अभी अनकीब साहिबा ने कहा कि हमारी ओआईसी जो है, हमारी जो उम्मा के ममालिक जो हैं, उनकी भी आवाज यकजा तौर पर जाएगी मगरब में, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो फिर ही कोई उसका असर भी होगा। क्योंकि अभी तक तो उम्मा जो है पूरी तकसीम है इसके ऊपर। आपने देखा कि यूएई जो है उसे तो एक्सेप्ट कर लिया था इसराइल को, दीगर जो खलीजी रियासतें हैं वो भी दर पर्दा उनके रवाबित हैं, और पहले तो पाकिस्तान में भी कष्ट डाल रहे थे। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे कुछ रहे वो नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन ये अभी भी हमें ओआईसी को मुतहरिक करने की जरूरत है बहैसियत एक प्लेटफॉर्म। जी अच्छा, आपने कहा एक ओएससी को मुतहरक करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं इसका जवाब अंदलीब से भी लूंगा, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया जा सकता है रजा रूमी साहब? वहां पर जाया जाए और बताया जाए कि ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, ये जेनोसाइड हो रहा है, जैसी बच्ची कह रही थी। क्या आलमी अदालत में, अदालत इंसाफ में जाया जा सकता है? ये ऑप्शन ज्यादा वाइबल हो सकता है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो ऑपरेटिव है, वही जंगबंदी के लिए अपना इंपैक्ट डाल सकती है। यूएन जनरल असेंबली में तो डिबेट हो सकती है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, आलमी जो अदालत है इंसाफ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके काफी जो है नैरो स्कोप है। अच्छा। और ये तो कोई आपको माहिर कानून जो है वही बेहतर बता सकते हैं। मेरे मेरे जाती ख्याल में तो केस बनता है बिल्कुल, और जाया जाना चाहिए और जाया जा सकता है। लेकिन देखिए ये स्टेप बाय स्टेप होगा। बार अगर सबसे पहली तो ये बात है कि हमारे जो मुसलमान उम्मा के अंदर जो ममालिक है, हम सब का दिल तो धड़कता है फलस्तीन के लिए, लेकिन जब भी कोई बात आती है कोई ठोस इकदाम उठाने की, तो सब करनी कतरा जाते हैं। उसकी वजह सारा जो माशी सिस्टम है इंटरनेशनल, ये वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आलमी जो निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, देखिए यही वजह है कि हमें जो है एक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। इससे मेरे ख्याल से जैसे अभी अकलीफ साहबा ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाएगा, और मेरे ख्याल से उससे पहले ओआईसी का भी हंगामी इजलास तलब करके इसके ऊपर एक मुश्तरका लाया अमल होना चाहिए, और उसमें यह भी पता लग जाए कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इसके ऊपर एक वाजे स्टैंड नहीं लेना चाहते। मगर मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि सिर्फ उम्मा से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो एक आलमी मसला है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उनकी यस। खुलेआम खिलाफ वर्जी है। हमें उसको उस एंगल से भी सोचना है
कि इस पे जितने फोरम्स मौजूद हैं और जितने दीगर रीजनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इसके ऊपर एक मजबूत और एक जो है ठोस स्टैंड लेना होगा कि इसराइल जो कर रहा है फलस्तीनी घरों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, उसको बंद किया जाए और इसराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए कि वो इस तरह की जो कार्रवाई है उससे एतराज इज्तनाब करे। करें। जी। मैं अंदलीप साहब ये बताइएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑप्शन जो है ये डुएबल है? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठोस इकदाम की रजा रूमी साहब बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं? आप खुद भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अगर इसको इंसानी हकूक के जाविये से लिया जाए, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के हवाले से और प्रोटेस्ट के हवाले से और मिनॉरिटीज़ के हवाले से तो ईयू ने करारदाद पास कर दी और उन्होंने कहा कि जी हम जो है नजरसानी करेंगे आपको जो जीएसपी प्लस स्टेटस है। यहाँ तो लोगों को घरों में 54 बच्चे 58 बच्चे 54 खवातीन जो हैं 54 बच्चे और 38 खवातीन सॉरी और 200 के करीब मर्द हजरात को शहीद कर दिया गया फॉर नो रीजन। उनके पास तो कोई असला नहीं है। तो ह्यूमन राइट के एंगल से भी उठाया जा सकता है यूरोपियन और अमेरिकन फोरम्स पे? जी, एक तो मैं ये इतना बड़ा मसला और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पे हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। लीगल भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, बिकॉज वो ऐसा केस नहीं होगा, वो तो साल साल चलेगा और उसकी हेयरिंग्स होंगी, तो वो तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और जरूर को भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन दो जो बहुत अहम है, एक तो आईसी की हम बात कर ही चुके हैं, बिकॉज वो है जिसको मुतहरिक होना चाहिए। उसके अंदर फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं जी बॉयकॉट पाकिस्तान करते इसराइली प्रोडक्ट्स का, तो वो एक कंट्री से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 58 कंट्रीज मिलके करेंगी तो फर्क पड़ेगा। और मुआशी इंटरेस्ट ही ऐसे हैं जो बहुत सारे मुल्कों को रोकते हैं। तो इसलिए जब तक कि ओआईसी के अंदर ये इत्तेहाद नहीं होगा कि अगर हमें कोई स्टेप लेना है तो फिर 57-58 कंट्रीज मिलके लेंगी, तो नहीं तो वो कुछ कंट्रीज थोड़ी देर के लिए करेंगी, फिर कितनी देर के लिए करेंगी, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जी, अभी आपने देखा है कि सारी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं जी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे। आपने देखा अमेरिका के अंदर भी लोग निकले हैं, आपने देखा पूरे यूरोप में लोग निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बिल्डिंग तो उन्होंने गिरा दी, लेकिन सोशल मीडिया जो है, और सोशल मीडिया में बेशुमार अब ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपके पास स्नैपचैट्स हैं, आपके पास ट्विटर के हैं, ट्विटर के अलावा बहुत सी चीजें हैं जिससे बात रुक नहीं सकती। इनफैक्ट वीडियोस आपने देखी हैं, जो बच्चों की वीडियोस हैं, वो तो मिलियंस पे गई हैं और इससे एक वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में इजाफा हुआ है। तो जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं दुनिया की, जो फोरम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के में डील करती हैं, या जो सिटीजन फोरम्स हैं, ये सारी ऐसे फोरम्स हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए एक, जैसे पिटिशन है, पिटिशन में 2.5 लाख आपको चाहिए लंदन में, उसमें 2.5 लाख हो गए। नाउ दे हैव टू रेज दैट इशू इन लंदन। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन में आपने देखा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, उसका भी इजलास कॉल कर लिया गया। और क्योंकि प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, और ये हमें एज मुस्लिम्स वी शुड बैंक ऑन दीज थिंग्स मच मोर, कि हम जो एक अवेयरनेस आई है लोगों में, एक मूवमेंट आई है, उसको अलाइव रखें। मीडिया के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है, तो हमें चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए एक पूरी स्ट्रेटजी जो है वो ओआईसी और मुस्लिम उम्मा बनाए। क्योंकि अगर अल जजीरा को उन्होंने डिसमेंटल किया, तो अल जजीरा के और बहुत से ऑफिसेस हैं सारी दुनिया में, तो वो बहुत जरूरी है कि हम देखें। और उसके अलावा ये इसमें जो जितने भी हमारे हैं जितने ममालिक हैं, उनके अंदर आपके पास जैसे अमेरिका के अंदर वो हमारे पास 2-3 वो इल्हाना उमर हैं और वो रशीदा तालिब हैं, और बहुत सारी ऐसी कांग्रेस वुमेन हैं जो कि हमदर्द हैं इस चीज पे। तो उनके जरिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम इस
इसको एक इवेंट बना के डील करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अगर हम इसको एक पूरा प्लान, स्ट्रेटेजी, कंबाइंड, इंटीग्रेटेड इस्लामिक एंड ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस करेंगे तो फिर इससे पेशरफ्त होने की ज्यादा उम्मीद है। मैं रजा आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जुम्मे को अब से 5 दिन बाद जो है यौम फ़लस्तीन के तौर पे मनाने का फैसला किया, इज़हार यकजहती किया जाएगा। और हमने आज भी देखा कि एक अच्छा माहौल कौमी असम्बली में पाया गया। हमने तो राना तमीर साहब को रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो बावजूद नहीं आ सके, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह आप देखते हैं कि आज हमने देखा कि अक्रॉस द डिवाइड हमें यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़ नज़र आया और एक माहौल अच्छा था, डिबेट हो रही थी, जुमलेबाजी नहीं हुई, एक दूसरे की बात सुनी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सराहा जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने सजेशंस दी और उन्होंने कहा कि वो मजबूत होकर टर्की जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में जाकर उन्होंने अयादा किया कि तगड़ा मुकदमा लड़ेंगे फ़लस्तीन का। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो बाहर कैफ पाई जाती है हमारी सियासत में और वो होती भी है, लेकिन इस इशू पे आज कौमी असम्बली के इजलास में हमने हेल्दी विजुअल्स देखे और अच्छी डिबेट हुई, अच्छी तकरीर हुई। रजा, इस पे आपका क्या कमेंट है? और जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं, आप समझते हैं इस एहतजाज से इम्पैक्ट पड़ता है और एहतजाज एक टूल है जिससे प्रेशर डाला जा सकता है वर्ल्ड कम्युनिटी को? जी अनवार, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज तो बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज थी कि पार्लियामेंट के अंदर वो रवायती जो झगड़े और नोक झोंक और तानेबाजी होती है वो नहीं हुई, बल्कि इस मसले के ऊपर पूरी पार्लियामेंट और पूरी कौम जो है वो मुतहद दिखाई दी। मेरे ख्याल से पब्लिक ओपिनियन का सभी पार्टीज को ख्याल है और ये मसला भी ऐसा है कि इसके ऊपर हमारी एक आवाज होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, तो उनका मकाम और उनकी जगह और होती है, मगर ये वाकई में एक उपयुक्ता बात थी। आज जो जो मैंने भी उसकी कार्रवाई पढ़ी भी है, थोड़ी बहुत उसकी वीडियो क्लिप्स भी देखे हैं, तो वाकई में वो लाइव दिखाई है हम लोगों ने सारी। था। जी जी, आप बात अल्लाह करे, जी अल्लाह करे कि अब ये आइंदा भी और भी मामलात पर इसी तरह की कोऑपरेशन चले तो मुल्क पर इन मसाइल से निकल सकता है जो दरपेश है। हमें सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं होना चाहिए इत्तेफाक। बहरहाल जो आपका सवाल था कि क्या एहतजाज पड़ता है, जी बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एहतजाज जो है वो चाहे आप आलमी लेवल पे करें, चाहे वो आप अपने सोशल मीडिया पे करें, चाहे आप मीडिया के रवायती मीडिया के जरिए करें, बिल्कुल उससे फर्क पड़ता है। दुनिया अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर एक जो ट्वीट होती है हमारे वज़ीर-ए-आज़म की या किसी या किसी और लीडर की या किसी और इन्फ्लुएंशियल पर्सन की देखी जाती है, पढ़ी जाती है। अगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इस चीज का एहतमाल होना चाहिए कि सिर्फ एहतजाज से बात नहीं बनेगी। वो ठीक है, आवाज बुलंद करना जरूरी है, लेकिन ये ठोस इकदाम और डिप्लोमेसी जो है वो लाजमी है। हमारे जितने सफारतकार हैं, हमारा दफ्तर खारिजा है, तो उसको भी इसके ऊपर बहुत होना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक कैबिनेट की कमेटी बनानी चाहिए। 2-3 अच्छे जो गुजरा, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुख्तलिफ ममालिक में फौरी तौर पर जाएं, ब्लॉक्स में जाएं और वहां पे जाके डायरेक्टली बात प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानियों के बिहाफ पर, और एक फजा तो बने। देखिए कश्मीर के मामले में भी यही हुआ, तुर्की ने, मलेशिया ने, ईरान ने हमारा साथ दिया, लेकिन दीगर जो ममालिक थे वो खामोश रहे और उनकी खामोशी महंगी पड़ी। बाद भी वहां पे जुल्म रवा है। अगर ये वाले इस मौके के ऊपर भी यही होगा तो फिर तो बेचारे फलस्तीनी जो है वो इसी तरह फंसते रहेंगे जैसे कि वो पिछले कई दहाइयों से उन पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। तो इसके बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंगेजमेंट। और फाइनली मैं ये चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म की वकालत से कि ये मसला जो है ये मुसलमानों और यहूदियों का मसला नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वो बनाया हुआ है कि यहूदियों का ये इशू है और ये करना चाहिए। देखिए वो भी अहले किताब हैं, वो भी हमसे पहले, वो भी अल्लाह के मानने वाले हैं, और ये वो बात नहीं। ये तो एक इसराइल जो कि एक जुल्म और बर्बरियत का एक डायटिस्ट रियासत है, ये उसका मसला है।
एक अपार्थाइड और एक रेसिस्ट नस्ल परस्त हुकूमत जो है और रियासत है, हमें उससे मसला है। ठीक। इसमें मजहब को ज्यादा शामिल नहीं करना चाहिए, फिर मामला कहीं और पहुंच जाता है। इसलिए ये मैं यही बार बार कहता हूं कि ये मसला सिर्फ मजहब का मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक का मामला है, ठीक। ये इंसानियत का मसला है। जी मैं अंदलीब आपसे जानना चाहूंगा, आप भी असम्बली में ज़र बात है, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं। शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच पे कहा कि एक तो जुम्मे को मनाना चाहिए, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि जुम्मे को यौम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जा रहा है। साथ में उन्होंने एक और सजेशन भी दी थी कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के एक दस्तावेज अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में इस्लामाबाद में जाकर पेश करें। और उन्होंने बताया कि पूरी पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदगान हैं, उनका कंसर्न है इस वक्त जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अभी तक ना हल होने वाला अनरिजॉल्व इशू है फ़लस्तीन का। मेरे ख्याल में 80 के करीब करारदादें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद है, लेकिन उस पर कोई हिलजुल नहीं होती। और जिस सूरत से काम ईस्ट तैमूर और सूडान में किया गया, और बोस्निया में जिस तरह बिल्कुल उसको इंडिफरेंट एटीट्यूड था, तो आप क्या कहती हैं, ये अच्छी सजेशन है क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर यूनाइटेड नेशन के दफ्तर जाएं और दस्तावेज दें कि कम अज कम एट एंड ऑन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर वी आर वन? जी, मेरे ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो करारदाद थी, स्पेशली जो हमने मुश्तरका तौर पे, इसीलिए असेंबली आज काफ़ी ज़रा देर से शुरू हुई क्योंकि सारी पार्टीज बैठ के उसको एडिट कर रही थी और अपने अपने ओपिनियंस दे रही थी। तो बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा कि आपकी मैं सारी इनकी तजवीज़ों को सराहता हूँ और आपने मुझे मजबूत करके भेजा है, और मैं जब यूएन के सामने पेश होऊंगा तो आप सबकी ये जो इनपुट है वहाँ लेके मैं जाऊंगा और वहाँ ये सारी अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करूंगा। तो आज जितना भी इजलास हुआ उसके अंदर जितनी भी सजेशंस थी वो बहुत वेलकम हुई, और क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें जो भी किया जाए कम है, और जितनी भी सजेशंस आए, तजवीज़ात आए, वो वेलकम है, बिकॉज ये एक डेड एंड पे है और हमने रास्ता ढूंढना है। रास्ता ढूंढने के लिए हमें पता है कि हमें आवाज़ अपनी मजबूत करनी है, क्योंकि सवाए आवाज़ बुलंद करने के और प्रेशर डालने के हम कोई जंग तो नहीं करना चाहते कि वो अगर 10 बिल्डिंग गिरा रहे हैं तो हम जाके 20 गिरा दें। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि जी ये एक ऐसा इशू है जिसमें आप मासूम बच्चों को, और एक इलीगल इशू है क्योंकि आप यूएन चार्टर की वायलेशन कर रहे हैं, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट नहीं दे रहे, आप अग्रेसर हैं, आप उनकी जमीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप वो ऑक्यूपेशन के खिलाफ को लड़ रहे हैं, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। उल्टा आप कह रहे हैं कि जी हम सेल्फ डिफेंस में, वो 4 बेचारों के रॉकेट, वो क्या रॉकेट होंगे, वो वहां जाते हैं तो वो उसको इतना बड़ा वो बना के अपने मीडिया और अपने उसके जरिए वो बहाना लगा के आके वो उसको बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आवाज उठा के, दुनिया को दिखा के, दुनिया को साथ लेके, और उसके बाद जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में उतरेंगे तो फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मजबूर होंगे हमें देखने को। वरना अगर अलग-अलग कंट्रीज या अलग-अलग लोग, कुछ मुल्कों के कुछ लोग निकलेंगे तो वो उसके अंदर वो ना तो तकवियत होगी, ना कुव्वत होगी, ना उसकी पेनिट्रेशन होगी, और वही होगा जो पिछले इतने सालों से हो रहा है कि जब वो सारा कुछ तबाह हो जाता है फिर वो कोई सीज फायर हो जाती है, बट उस वक्त तक नुकसान हो गया होता है, उसके बाद फिर lull before the storm हो जाता है। So I think this time we are very determined। हम बहुत इस चीज पे हैं और बाकी कुछ ममालिक तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरह से ये बिल्डअप हो रहा है मुल्कों के अंदर, स्पेशली वेस्ट के अंदर भी, जितना प्रेशर बिल्डअप होगा उतना ही बाकी मुल्क भी ज्वाइन करेंगे। मैं अंदलीब साहब एक सवाल आपसे और फिर रजा आपसे ही पूछूंगा, फिर हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। आप समझती हैं कि ये पॉलिटिकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इजरायली वजीर आजम जो इस वक्त जिन्होंने हिटलर का रूप धार लिया है, और हिटलर जब यहूदियों की नस्ल कशी कर रहा था तो लोगों ने हॉलोकॉस्ट उसको कहा जाता है, और
गलत था। ज़ाहिर बात है किसी की भी अगर जेनोसाइड किया जाएगा वो ठीक नहीं है, उसको आप नहीं ठीक कह सकते। लेकिन अब वही रोल नेतन्याहू ने, जो इजरायली वज़ीर आज़म, उन्होंने अपना लिया है। सियासी तौर पर भी इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सियासी तौर पर तन्हाई का और सियासी खलफिशार का शिकार है इसराइल, तो इसको पॉलिटिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस जंग को। और आप समझती हैं जो रजा रूमी साहब ने कहा कि इसको मजहब के बजाय अगर ये एंगल दिया जाए ह्यूमन राइट्स का, लैंड का, जस्टिस का, तो ज्यादा वो बेहतर तौर पे बात बन पाएगी। आपकी क्या राय, इस हवाले से भी आपकी राय लेना चाहूंगा दोनों बात पे। बिल्कुल जी, ये एक आलमी मसला है, ये कोई सिर्फ एक रिलीजन का मसला नहीं, ये तो इंसानों का मसला है और ये इलीगल है। ये ना सिर्फ अनएथिकल है, ये इलीगल है। हमें, अगर हम लीगल ग्राउंड और ह्यूमन ग्राउंड पे जाएंगे, केस बहुत ज्यादा वसी और मजबूत होगा। और इसके अंदर देखें, जितना भी वो 1 करोड़ बंदे हैं, ज्यूज हैं, जो कि सारी दुनिया को कंट्रोल करें, और हम 2 अरब होने के बावजूद उनको नहीं काउंटर कर पाए। तो वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो भी अभी तक बयानिया है उसके अंदर वो रीच और वो रेजोनेंस नहीं है। और अगर हमने वो रीच और रेजोनेंस लेनी है, और होना भी चाहिए, बिकॉज आप 48 बच्चे 7 दिनों में उन्होंने मार दिए हैं। और अभी तो ये तो अभी का रबल के नीचे कितने हैं, बिल्डिंग के नीचे कितने, पता नहीं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि आप उठ के जिसको मर्जी देखते हैं फोन करके कहते हैं कि घंटे में मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। ये तो टेररिज्म की इंतहा है। और इसलिए हमारा जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर ये चीजें नजर आती रही सोशल मीडिया से और इनको एक्सपोज हम करते रहे, तो सूनर और लेटर इसके ऊपर डेफिनेटली एक कोई ना कोई इनको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, रिट्रैक्ट करना पड़ेगा जब हम एक यूनाइटेड आवाज से उठेंगे। जी रजा, आप योर फाइनल कमेंट सर सम अप कीजिएगा। ये बताइएगा, ये थिक स्किन्ड है, मैंने नोट किया, इजरायली वजीर आजम और इसराइली जो हुकूमत है, और एक मैं थिंक टैंक की उनकी रिपोर्ट देख रहा था, वो कहते हैं हर 10 साल बाद, वे तो ये हर साल होता है, जैसे घास बढ़ जाती है उसको काटा जाता है, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली फलस्तीनी अवाम का जो है वो कत्लेआम करते हैं। मैं आपकी राय लेना चाहूंगा सर, ऐसी सोच के साथ हमारा क्या बयानिया होना चाहिए? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने जो पहला पॉइंट उठाया, ये बिल्कुल सियासत के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइल में ये एक रिवायत बन गई है कि दाएं बाजू और इंतहा पसंद जो सोच है और सियासत है, उसमें फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम को ढाकर उसके बौनी किए जाते हैं, आवाम को बनाया जाता है। इसराइल के अंदर भी एक अच्छी खासी सोसाइटी मौजूद है जो इस की बदनाम करती है, उसको बुरा भला कहती है। उनके 1-2 अखबारात हैं जो कि हमेशा ज़ेरे अताब रहते हैं, जिनका आप उनका मुताला करें, वो इजरायली हुकूमत को और स्टेट को बहुत चैलेंज करते हैं। और यही बात है कि इधर ये सियासत के लिए है। और जहाँ तक आपने की बात की, देखिए ये मसला जो है, इसका ये है कि जब एक रियासत है, ज़ायनिज़्म की जो उनका जो फलसफा है, फलसफा की इस पे मुनहसर है कि किस तरह से आपने गालिब आना है, किस तरह से आपने जमीन को छीन कर वापस एक पॉलिटिकल स्टेट बनानी है मजहब के नाम पर। और यही वजह है कि इस फिल्म में इस तरह की चीजें जो सपोर्ट भी मिल सकती है, वहाँ के लोग भी पीछे आ जाते हैं गवर्नमेंट के, और फिर वो बाहर से लोगों को ला ला कर फंसा रहे हैं। अभी भी ये जो सारा वाकया वहीं से स्टार्ट हुआ कि जो हैं उन्होंने लोगों के घरों पे, फलस्तीनियों के घरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। शेख जराह में जी जी शेख, बिल्कुल। और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जब तक इजराइल के अंदर ये आवाजें जो है मजबूत नहीं होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर ये यूरोप, बरतानिया और अमेरिका, ये 3 धड़े ऐसे हैं, ये 3 कुव्वत ऐसी हैं, जब तक आगे इसराइल को नहीं टोकेंगी, मामला जो है वो आपके ख्याल में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चलिए,
ये ठीक, इस तरह की बदमाशी चलती बदमाशी रहेगी। चलती जी, रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट रजा रूमी साहब हमें यूएस से ज्वाइन कर रहे थे, थैंक यू सो वेरी मच। अंदलीब अब्बास साहिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स हमें ज्वाइन कर रही थी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें जो तकरीर हुई वो हमने आप साथ लाइव शेयर की थी, अपना एनालिसिस भी दिया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम कोविड-19 के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे कि 9 दिन के लॉकडाउन के बाद दोबारा आज से पाकिस्तान खुला है, तो उसमें सूरत हाल जो है वो उसमें कितनी बेहतरी आई और अभी मजीद हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। वक्फे पे जाए बगैर हमारे साथ चूंकि हमें ज्वाइन कर लिए हैं वेरी ऑनरेबल प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन आशिफ साहब ने, तो उनसे जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने ईद की लंबी छुट्टियां दी थी और 8 मई के बाद आज 17 मई को यूजुअली मुल्क खुला है और आमदरफ्त और इंटरसिटी इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एक लॉकडाउन की फिजा थी, इससे फ़ायदा हुआ है? स्टैट्स बताते हैं कि इससे फ़ायदा हुआ है और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन रेट में कमी वाक़या हुई है? लेकिन ये फायदा तो नंबर्स में डेफिनेटली हुआ है। अच्छा। अगर मैं आज से 15 दिन पहले की बात करूं तो 3000 के करीब हर रोज नए केसेस डिटेक्ट हो रहे थे पंजाब के अंदर। इस वक्त आज के दिन में 1470 केसेस डिटेक्ट हुए। तो नेचुरली सिर्फ ये नहीं कि ये 6 दिन, इस 6 दिन का फायदा तो हमें अगले 8 दिन के बाद पता चलेगा, लेकिन ईद से पहले भी जो SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें सख्ती की, उससे भी फर्क पड़ा है। और पर्टिकुलरली ये कि जी आप इफ्तार के बाद सहरी तक कम से कम मुकम्मल बंद होते थी हर किस्म की एक्टिविटी, तो उससे भी फर्क पड़ा। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस में रिडक्शन आई है। यहाँ तक कि जो मरीज दाखिल हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर उसमें भी कमी आई है। यानी जहाँ पहले हमारी कैपेसिटी जो थी वो आपको पता है 60 और 70% तक चली गई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी 50% पे 80 बेड। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का प्रेशर हमारे फिर वेंटिलेटर्स का था वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन वो वाली बात है कि ये वबा कहीं गई तो है नहीं, तो जी स्टिल देयर। मैम, ये वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताइएगा। अब तो एनसीओसी ने 30+ लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन कर दी है। पंजाब में अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि अभी तो ईद का दूसरा दिन ही था, तो कोई 94,000 लोगों ने तो कल करवाया था और आज भी मेरा ख्याल है जो नंबर है वो लाख से ऊपर गया है। अब तक पंजाब में तो तकरीबन 22 से लेके 23 लाख लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट भेजा जा चुका है। एस्ट्राजेनिका के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोगों के अजहान में कुछ खदशात पाए जाते हैं, यूरोप में कुछ केसेस हुए थे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एस्ट्राजेनिका चूंकि आप 40+ लोगों को लग रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाल जी मैम। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। जी मैं कहते मैम, एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है, इस हवाले से जी आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों के अजहान में खदशात इसके हवाले से पाए जाते हैं, 40+ को आजकल लग रही है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। जी मेरा ख्याल है जहाँ तक एस्ट्राजेनेका का ताल्लुक है, इस वक्त पंजाब के अंदर सेकंड डोज साइनोफार्म की लग रही है अच्छा। सारे हमारे सेंटर्स पे, और पहली डोज एस्ट्राजेनेका की लग रही है। और पिछले जो 4-5 दिन 3 दिन ईद से पहले और ये ईद के बाद जो है ये एस्ट्राजेनेका ही लगती रही है। और 2 लाख से यानी 2 लाख के करीब तो पहले हमने लगाया, तो तकरीबन 2 लाख अब तक लगा चुके हैं। अभी तक एज सच हमने खास तौर पे लोगों को कह रखा था कि आप हमें बताइएगा अगर खुदा न खास्ता कोई साइड इफेक्ट्स हों, तो अभी तक तो अपेरेंटली कोई ऐसा खुदा न खास्ता साइड इफेक्ट नहीं आया। अगर कोई आएगा तो हम जरूर इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा मैम, ये इंडिया का जो ट्रिपल म्यूटेंट है, इसकी तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला। पंजाब में कोई आप लोगों को इसका तो कोई केस या कोई ट्रेस नहीं मिला, जो इंडिया का म्यूटेंट जिसको ट्रिपल म्यूटेंट गालिबन कहते हैं, उसका तो ट्रेस नहीं मिला, क्योंकि यूके वेरिएंट ने तो ये बहुत सी तबाही मचाई थी। जी यूके वेरिएंट का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी तक तो जो हमारी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं जो मेनली वर्क्स ऑन अजीज बंसर, उन्होंने ये बताया है कि जो अभी तक हमारे पास जितने केसेस सामने आ रहे हैं उनमें से 90% जो हैं वो ब्रिटिश वेरिएंट है, और जो बाकी हैं वो पुराना जो वुहान वेरिएंट था वही है। और अल्लाह खैर करे, आई होप वी डोंट हैव एनी मोर म्यूटेशंस, क्योंकि ये जो इस मर्तबा तादाद इतनी बहुत ज्यादा बढ़ी है वो इसी वजह से बढ़ी कि आपका इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ था इसके अंदर जो ब्रिटिश वेरिएंट है, और उस इंक्रीज इन्फेक्टिविटी रेट से तादाद मरीजों की भी बढ़ी, और नेचुरली जो फिर लोग सीरियस हो उनकी भी तादाद बढ़ी। यानी अभी भी जो हमारे अस्पतालों में नंबर है
वो अभी भी जो पीक थी पिछले साल की जून की, वो नंबर है, यानी उससे हम बहुत ऊपर चले गए थे। तो जितनी ज्यादा मरीज, जितने ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, उतने फिर परसेंटेज सीरियस मरीजों की बढ़ जाएगी। अभी तक मैम प्लेटू नहीं मिल सका हमें, इसकी जो पीक का प्लेटू जिसे कहते हैं वो नहीं अभी आया थर्ड वेव नहीं, का। हम प्लेटो पे कर चुके हैं। वजह यह है कि वी आर नॉट गोइंग अप। अब इस वक्त प्लेटो तो डेफिनेटली कर लिया। ठीक है, लेकिन वजह अभी यह है नीचे कि की तरफ पिछले ट्रेंड नहीं आ रहा, आप कह रही हैं नीचे की तरफ स्लो बहुत है। स्लो बहुत है। और मैम ये डेड बताती रेट है। चलिए क्या कि एंड में कि मई जून में भी इसी तरह हमें अपने एसओपीज को फॉलो करना है, और ये होटल्स बंद होंगे, स्कूल्स बंद होंगे, ताकि इसका ज़्यादा ये ना फैल सके। लाइफ इसी तरह चलेगी आगे महीनों में भी, मई जून में? देखिए, मेरा ख्याल है लोगों को ये बात अब समझनी चाहिए कि एक तो हमें अपनी तर्ज जिंदगी थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेगी। ये जब तक कम से कम आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो 50% कम से कम जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी, तो ये दिस इज नॉट सेफ एट ऑल। और ये भी है कि भाई एक दफा आपको ये तो नहीं है ना कि वैक्सीन लग जाएगी तो यू विल नॉट गेट कोविड। कोविड लगेगा, अगर खुदा न खास्ता लग भी जाए आपको, तो उसकी ठीक है इंटेंसिटी, या वो कहते हैं ना उसकी सख्ती वो कम होगी, और मतलब इट कैन सेव यू। लेकिन लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये अभी बड़ा वक्त तकना है। अगले 6-7 महीने हमारे बड़े क्रूशल मंथ्स हैं। हमारी कोशिश है कि अगले 3 माह के अंदर हम मैक्सिमम लोगों को जो वल्नरेबल एज में है उनको वैक्सीनेट कर दें, ताकि थोड़ी सी एक सेफ्टी का मार्जिन आ जाए। और साल के अंत तक पूरी कोशिश होनी चाहिए, मेरी इतला के मुताबिक तो यही कोशिश करेंगे कि तकरीबन 7 करोड़ आवाम जो है उसको वैक्सीनेशन मिल जाए एज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो फिर कुछ ऐसी पोजीशन पे आएंगे हम जहाँ थोड़ी सी चांसेस इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। वरना तो देखिए, ये जिस तरह हमारी तो पूरी कोशिश होती है कारोबार के सिलसिले के अंदर भी, के कारोबार भी खुलता रहे, लोगों का काम भी चलता रहे, दिहाड़ीदारों का भी काम चलता रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त हम सफर कर रहे हैं वो अपने स्कूल्स एंड एजुकेशन इज यस। रियली सफरिंग एट द मोमेंट। तो कोई अब मैम ऐसा इरादा है कि जैसे हेल्थ वर्कर्स को आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेट किया, टीचर्स जो हैं उनको भी किया जाए ताकि स्कूल्स कम से कम रीओपन हो सके? जी देखिए, हमारे तो देखिए ना, अब तो 30+ पे हमने सबको कर दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम इनटू दैट कैटेगरी ना। और पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे पुलिस की भी हमने अलहदा वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया, बिकॉज वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। पूरी जिस तरह वैक्सीनेशन आ रही है, अबव एज 30 की तो जब रजिस्ट्रेशन खुल गई है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जी अबव एज 30 मैक्सिमम नंबर जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, और उसमें मेजॉरिटी हमारे टीचर्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। और फिर रिक्वायरमेंट जो है वो तो कोशिश करेंगे कि उससे भी फिर कम उम्र के लोगों को लगनी शुरू हो जाए, जब एक दफा ये तादाद पूरी हो जाए। टुवर्ड्स द मैम, ये तो जो वैक्सीन आ रही हैं, और अब तो इंशाल्लाह मई के एंड में असद उमर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी कैंसाइनो की। पंजाब हुकूमत ने खुद से भी कोई वैक्सीन मंगवाई है, अपने पैसों से आप लोगों ने मंगवाई है और लगा रहे हैं? और सिंध हुकूमत ने आज कहा कि उन्होंने अपना ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो खड़ा कर लिया है। तो पंजाब का भी कोई ऐसा आपके जहन में है, प्लानिंग में है कि ऑक्सीजन का प्लांट बनाया जाए या ऑक्सीजन बनाई जाए खुद से? एक्चुअली जी, जहाँ तक हमारे पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी जो जैसे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट पहले ही लगा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं वो कहते हैं ना। अच्छा। आप जितनी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की होती है उसके लिए ऑक्सीजन वो जनरेट करते हैं। इसी तरह के हम ऑलरेडी प्रिक्योर कर रहे हैं अपने बड़े अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट दे रिक्वायर वो जनरेट करें। उसकी ऑलरेडी उसकी प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो चुका है। और जहाँ तक उसका वैक्सीनेशन का, वो तो आपको पता है कि उसकी प्रोक्योरमेंट का जो पूरा टेंडर और सारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर ऑर्डर होके 1.5 अरब रुपया जो है वो दिया गया है कि हम अपनी वैक्सीनेशन खरीदें, और फिर ताकि जो ये वैक्सीन का सिलसिला है इसमें कोई रुकावट किसी तरीके से ना आए, और व्हाटएवर पंजाब गवर्नमेंट कैन कंट्रीब्यूट, वी शुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन आशिक साहबा। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब हमसे गुफ्तगू कर रही थी। व्यूअर्स,
प्लेटो आ गया है, इसका मतलब है कि जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट थी, ट्रेजेक्ट्री थी कोरोना वायरस की थर्ड वेव की, अब वो नहीं होगी। अब प्लेटो का मतलब सीधी हो गई लकीर, लेकिन नीचे जाना चाहिए। इसको हमारा मतवा नज़र और अहदाफ ये होना चाहिए कि इसको नीचे जाना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन आशा साहबा कह रही थी कि नीचे बहुत स्लो जा रही है। तो जैसे 9 दिनों में जितनी भी कोशिश हम लोगों ने की इस्लामाबाद की हद तक, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल और हम इसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम आया है और शेयर हो रहा था 3.9 जो कि 16 पे था और नीचे है। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, और मैं देख रहा था कराची हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कराची में और हैदराबाद में बढ़ रहा है। पहले पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था थर्ड वेव का। अब ये सिंध के अर्बन सेंटर्स में इस वक्त जो इन्फेक्शन रेट है, पॉजिटिविटी रेट, वो बढ़ रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन ज़रूर अपने आप को करवाइएगा, अपने आप को रजिस्टर कराएं। अब तो हुकूमत ने ज़बरदस्त काम ये किया कि वॉक इन आप जाएं खुद से और अपना आईडी कार्ड दिखाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करा दें। 30+ अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, कल से इसका आगाज़ हो गया है। तो अपने आप को महफूज कीजिए, वैक्सीनेट अपने आप को कराइए, SOPs को फॉलो करें। जैसे डॉक्टर यास्मीन साहबा कहती है कि 6 से 7 माह हमारे लिए बड़े क्रूशल हैं और जब तक से 50% लोगों को हम लोग वैक्सीनेट नहीं कर लेते तब तक मास्क और सैनिटाइज़र और समाजी फासले को हमने बरकरार रखना है। ये आज की हमारी नशिस्त थी। तो इंटरनेशनल अफेयर्स है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है एज इन मुस्लिम उम्मा। फ़लस्तीन का मामला, उस पर भी हम कल इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू कर रहे होंगे, दीगर मामलात को भी उठाएंगे। आज के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम सच के साथ की नशिस्त कैसे लगी? कल तक सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।